सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। मिस्टर किम के वहाँ से भाग जाने के बाद सिर्फ 3 लोग पीछे अल्टर पर बचते हैं, जिनमें एक जूही, मिस्टर सोंग और हमारा हीरो जिनवू है। मिस्टर सोंग दरवाजे की तरफ देखते हैं और कहते हैं मिस्टर किम के भागने के बाद दरवाजा और भी ज्यादा क्लोज हो गया है। मिस्टर सोंग उनसे कहते हैं वैसे तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मुझे समझ आ गई है यहाँ पर क्या चल रहा है। वो जिनवू से कहते हैं जूही को अपने साथ लो और यहाँ से चले जाओ। जब तक इस अल्टर पर एक भी इंसान मौजूद रहेगा तब तक ये दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होगा। तुम और जूही की जिंदगी अभी बहुत बड़ी है, तुम अभी जवान हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मिस्टर सोंग जूही से कहते हैं जिनवू की मदद करो और दोनों यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जूही डर के मारे जमीन पर बैठी होती है और उसकी टांगे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने अपनी सारी पावर इस्तेमाल कर दी थी जिनवू को हील करने में। जूही मिस्टर सोंग से कहती है लेकिन मेरी टांगे काम नहीं कर रही, मैं चल नहीं पाऊंगी। जूही वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। मिस्टर सोंग जूही से कहते हैं मुझे लगता है शायद तुमने अपने माना की पावर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दी, इसी वजह से अब तुम्हारी टांगे काम नहीं कर रही। जिनवू मिस्टर सोंग से कहता है आप जूही को अपने साथ लें और यहाँ से चले जाएं। वैसे भी मेरी एक टांग नहीं है, मैं चल नहीं पाऊंगा। आप जूही को उठा लें और यहाँ से बाहर चले जाएं, मैं यहीं पर रुकता हूँ। जूही चिल्लाकर जिनवू से कहती है नहीं, तुम्हारे बजाय मैं यहाँ पर रुकती हूँ। जिनवू जूही से कहता है मैंने तुमसे वादा किया था कि यहाँ से बाहर जाकर तुम्हें खाना खिलाऊंगा। साथ ही जिनवू अपना मैजिकल कोर उसे देते हुए कहता है तुम जाकर खाना खा लेना, मैं बाद में आकर तुम्हें ज्वाइन करूंगा। अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो मैं तुमसे अपना मैजिकल कोर वापस ले लूंगा और खाना भी खाऊंगा। जूही रोना शुरू कर देती है। मिस्टर सोंग उसकी गर्दन में मारते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है और कहते हैं बच्चों वाली बातों का वक्त नहीं, और साथ ही जूही को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। जिनवू मिस्टर सोंग से कहता है जूही का ख्याल रखना मेरे लिए। मिस्टर सोंग से कहते हैं हाँ मैं जरूर रखूंगा। फिर जिनवू वहीं पर उदास होकर बैठ जाता है, जबकि मिस्टर सोंग जूही को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सोंग जूही को लेकर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जिनवू कहता है चलो शुक्र है बाकी सब तो यहाँ से चले गए, सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पर मरने वाला हूँ। अगर मुझे पता होता कि वो इस डंजन के अंदर मैं मरने वाला हूँ तो मुझे इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए थी। अब मेरी माँ और मेरी बहन का क्या होगा। वहीं अल्टर पर एक तलवार गिरी होती है। जिनवू उस तलवार को उठा लेता है और कहता है अब जबकि मैं मरने वाला हूँ तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं मरने से पहले एक मॉन्स्टर को तो अपने साथ लेकर ही जाऊँ। वो सारे स्टैचू मॉन्स्टर्स उसके बहुत ज्यादा करीब पहुँच जाते हैं। जिनवू का ब्लड बहने की वजह से वो बेहोश होने की कगार पर होता है और उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं, जिसकी वजह से वो स्टैचू और भी ज्यादा करीब हो जाते हैं। जिनवू अपनी तलवार उनके सामने करता है और कहता है अटैक करो मुझ पर, मैं तुम में से एक को तो जरूर मारूंगा। लेकिन साथ ही वो स्टैचू अपने भाले से उस पर अटैक करता है और जिनवू के बाजू में अपना भाला दंसाते हुए उसे ऊपर उठा लेता है और उसे अल्टर के पत्थर पर फेंक देता है। जिनवू बेचारा खून में लिपटा अल्टर के पत्थर पर लेटा होता है और यही कह रहा होता है मैं मरना नहीं चाहता, काश मेरे पास एक मौका होता, काश मुझे एक और चांस मिल जाए। मेरे पास भी मेरी फैमिली है, मुझे भी उनकी केयर करनी है, मैं भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता। हालांकि ये फैसला मेरा था कि मैं यहाँ पर रुकता हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। वो बड़ा सा स्टैचू फिर से उस पर अटैक करने वाला होता है। जिनवू कहता है काश मेरे पास एक और चांस होता, मुझे बस एक और चांस मिल जाए, मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। जैसे ही वो बड़ा स्टैचू उस पर अटैक करने वाला होता है वो सारी की सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाती हैं और उन ब्लू फ्लेम्स के बुझने के साथ ही वो सारे स्टैचूज वहीं पर रुक जाते हैं और एक अलार्म बजने के साथ ही जिनवू के सामने एक विंडो ओपन होती है। तुमने इस सीक्रेट मिशन की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। जिनवू कहता है आखिर ये सीक्रेट मिशन क्या है और मैंने कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। और साथ ही फिर से आवाज आना शुरू होती है जो कि उस विंडो पर लिखा होता है, वही उसको आवाज आ रही होती है। जिनवू कहता है अब इसका क्या मतलब है। वहीं पर एक और विंडो ओपन होती है जिस पर लिखा होता है तुमने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, अब तुम एक प्लेयर बन सकती हो, क्या तुम एक प्लेयर बनना चाहोगे। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते तो 0.02 सेकंड्स के अंदर ही तुम मर जाओगे, और अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो तुम एक प्लेयर बन जाओगे। जिनवू कहता है अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो मुझे मरना नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है शायद यही वो सेकंड चांस है जिसका मुझे इंतजार था। मुझे मरना नहीं है, मुझे एक्सेप्ट है, मैं प्लेयर बनना चाहूंगा। जिनवू जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। उस विंडो पर लिखा जाता है वेलकम प्लेयर, और साथ ही जिनवू की बॉडी में से रोशनी निकलती है और वो सारे स्टैचूज खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे ही जिनवू की आंख खुलती है, जिनवू एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर बैठा होता है। जिनवू अपने आसपास देखता है और कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा था। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और हंटर एसोसिएशन गिल्ड से 2 इंस्पेक्टर आते हैं। जिनवू उन दोनों से पूछता है तुम लोग कौन हो। वो लोग उसे कहते हैं हमें माफ कर देना, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, लेकिन हम काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम्हें होश आएगी। हम लोग कोरियन हंटर गिल्ड्स के इंस्पेक्टर हैं। जिनवू उनसे कहता है लेकिन इंस्पेक्टर्स मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। वो इंस्पेक्टर्स जिनवू को बताते हैं कि तुम पिछले 3 दिन से बेहोश थे। जिनवू उनसे पूछता है
जूही और मिस्टर सॉन्ग का क्या हुआ, क्या वो दोनों ठीक हैं? वो इंस्पेक्टर उसे कहते हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग का क्योंकि बाजू कट गया था, इसकी वजह से अब वो मुझे नहीं लगता कि वो हंटर का काम कर पाएंगे, शायद वो रिटायर हो जाए। और जूही अभी भी हॉस्पिटल में है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा माना इस्तेमाल कर लिया था और वो ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों दोबारा हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहेंगे। साथ ही वो इंस्पेक्टर मिस्टर किम के बारे में बताने लगते हैं। जिनवू उनसे कहता है नहीं उनके बारे में रहने दो, मुझे उनके बारे में नहीं जानना। इंस्पेक्टर जिनवू से कहता है उस डंजन में जो कि डबल लेयर डंजन थी, वहाँ पर से जितने भी लोग जिंदा बाहर निकले उनकी टोटल तादाद 6 है। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि डंजन्स के अंदर मॉन्स्टर्स से बहुत ज्यादा खतरा होता है और बहुत सारे हंटर्स मरते भी हैं, लेकिन इस तरह इकट्ठे बहुत सारे हंटर्स का एक साथ मरना बहुत ही अनोखी बात है। जब हमारे इंस्पेक्टर्स और व्हाइट टाइगर गिल्ड के लोग वहाँ पर पहुँचे तब तुम अल्टर के पत्थर पर अकेले लेटे हुए थे। तुम्हारे अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई स्टैचू भी नहीं। वो कमरा तुम्हारे अलावा बिल्कुल खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिनवू उनसे कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर्स उसे कहते हैं हाँ हमें भी यकीन नहीं हो रहा क्योंकि बाकियों के बयान के मुताबिक वहाँ पर स्टैचूज थे और उतनी सारी लाशें भी थी। सारे बचने वालों ने जो बयान दिया था वो सबका एक जैसा था, इसलिए हमें इस बात पर यकीन करना पड़ेगा। और तुम्हारे बारे में हमारा ये ख्याल है कि तुम्हें डबल अवेकनिंग मिली है। जिनवू उनसे कहता है डबल अवेकनिंग का क्या मतलब है? इंस्पेक्टर जिनवू से कहते हैं जब एक हंटर को उसके स्टैट्स मिलते हैं, जब वो एक हंटर बनता है, साथ ही उसका पावर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन बाज़ दफा हमने ऐसा भी देखा है कि एक हंटर की दोबारा अवेकनिंग होती है जिससे उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस की मिसालें हैं, जैसे सी रैंक के हंटर्स डायरेक्टली ए रैंक पे चले गए या फिर ए रैंक वाले डबल अवेकनिंग के बाद डायरेक्टली एस रैंक पे चले गए। साथ ही वो इंस्पेक्टर अपने पास मैजिक पावर डिटेक्टर लेकर आए होते हैं जिस पर एक माना क्रिस्टल लगा होता है। वो जिनवू से कहते हैं तुम्हें बस इसके ऊपर अपना हाथ रखना है और हमें पता चल जाएगा तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। अगर वहाँ पर वाकई में इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स थे तो तुम्हारे जैसे नॉर्मल पावर वाले हंटर्स उनको हैंडल नहीं कर सकते थे। उनको हैंडल करने के लिए या तो ए रैंक के हंटर्स की जरूरत थी या फिर एस रैंक के हंटर्स की। इसलिए हम तुम्हारी पावर लेवल को जांचना चाहते हैं। हमें लगता है कि तुम्हारी डबल अवेकनिंग हुई है, तुम पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो, जिसकी वजह से तुमने उन सारे स्टैचू मॉन्स्टर्स को मार दिया। जिनवू उस क्रिस्टल पे ऊपर हाथ रखता है। वो इंस्पेक्टर अपने हाथ में उस मीटर को पकड़ लेता है और कहता है देखते हैं इसके पास कितनी पावर है। लेकिन वो रीडिंग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो वाकई में एक कचरा हो। हालांकि ई रैंक के हंटर्स के अंदर भी नॉर्मल पावर लेवल 70 होता है और तुम्हारा पावर लेवल तो सिर्फ 10 है। जिनवू इंस्पेक्टर से कहता है क्या हुआ, मुझे भी तो बताएं कितनी पावर है मुझ में। इंस्पेक्टर उसे कहते हैं हमें माफ कर दो, हमें शायद गलतफहमी हो गई थी, हमें लगा शायद तुम्हारी कोई डबल अवेकनिंग हुई है। साथ ही वो उसे कुछ बताए बिना वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद जिनवू कहता है इन लोगों को तो पता था कि मैं वीकेस्ट हूँ, फिर आखिर ये लोग मेरा टेस्ट करने के लिए आए ही क्यों? वहीं पर बैठे बैठे जिनवू के सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसमें एक मैसेज के बारे में बताया जा रहा होता है कि आपके पास एक अनरीड मैसेज है। जिनवू कहता है क्या उन इंस्पेक्टर्स को ये विंडो नजर नहीं आई? क्या ये सिर्फ मुझे ही नजर आ रही है? उसी वक्त वो कंबल में से अपना पाँव निकालता है और कहता है मेरा तो पाँव भी वापस जुड़ चुका है और मेरी बॉडी पर कोई जख्म भी नहीं है। अब तो मुझे खुद पर भी यकीन नहीं रहा, पता नहीं शायद वो एक सपना था या फिर रियलिटी। क्या मुझे उन इंस्पेक्टर्स को इस विंडो के बारे में बताना चाहिए या फिर अपने बॉडी पार्ट्स के वापस आने के बारे में? साथ ही जिनवू उस विंडो पर टच करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। जिनवू कहता है मुझे तो लगा था शायद ये टच स्क्रीन है। उसी वक्त उसकी बहन भी अंदर आ जाती है और उसे कहती है भाई ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम्हारे सर पर कोई चोट तो नहीं लगी? असल में उसकी बहन को भी वो विंडो नजर नहीं आ रही होती। उसकी बहन चिल्लाती है उसके पास आ जाती है और उसे कहती है मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा डंजन्स में मत जाना, मैंने तुमसे कहा था कि जख्मी होकर मत आया करो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। बाकी सारे हंटर जख्मी होकर क्यों नहीं आते, सिर्फ तुम ही अकेले ऐसे क्यों हो जो जख्मी होकर बाहर आते हो? अगर तुमने इस तरह जख्मी होकर बाहर आना बंद नहीं किया तो मैं अपनी स्टडी छोड़ दूंगी और मैं भी काम करना शुरू कर दूंगी। तुम्हें हमेशा मेरी स्टडी के लिए काम करना पड़ता है। वो मैसेज वाली विंडो अभी भी उसके सामने होती है। जिनवू अपनी बहन से कहता है क्या तुम्हें ये चीज नजर आ रही है? जिना उसे कहती है मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जिनवू उसे कहता है अगर तुम्हारे पास गेम में कोई मैसेज हो जो तुम्हें पढ़ना हो तो तुम कैसे पढ़ोगी? जिना उसे कहती है मुझे लगता है शायद तुम्हारे सर में कोई चोट लगी है और तुम पागल हो गए हो। अगर तुम्हारे पास कोई मैसेज है तुम अपने मेल बॉक्स को ओपन करो और उसको पढ़ लो। जिनवू कहता है ओपन द मेल बॉक्स और उसका मैसेज ओपन हो जाता है। उसके मैसेज में लिखा होता है कि उसने डेली क्वेस्ट को पूरा करना है जो कि अपनी पावर को इंक्रीज करना है। जिनवू कहता है अब इसका क्या मतलब हो सकता है? जिना उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। बाहर उसकी दोस्त खड़ी होती है, वो उसे कहती है चलो यहाँ से चलें और वो दोनों हॉस्पिटल से चली जाती हैं। जिनवू के पास और भी बहुत सारी विंडोज ओपन होती हैं जिनमें लिखा होता है
कि एक प्लेयर के पास ये विंडोज ओपन होती हैं। ये गाइड के तौर पर हंटर को ग्रो करने में मदद करेंगी। इससे हंटर पावरफुल बन सकता है। साथ ही एक वार्निंग होती है, अगर प्लेयर वो सब कुछ नहीं करता जो कि उसे विंडो में बताया जाता है, यानी डेली उसे जो भी मिशन दिया जाता है, अगर वो पूरा नहीं करता तो उसे पेनल्टी दी जाएगी, यानी उसे सजा मिलेगी। जिन्वू कहता है, मुझे तो इसकी जरा भी समझ नहीं आ रही, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। साथ ही उसे याद आता है कि डंजन के अंदर जब वो बेहोश होने वाला था, तब उसके सामने ऐसी एक विंडो ओपन हुई थी। तब उसने एक्सेप्ट किया था कि वो एक प्लेयर बनने वाला है। उसे फिर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा करना है। तो उसका डेली का पहला मिशन ये होता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, जबकि उसके मिशंस की डायरेक्शन भी उसे दी जाती हैं, जिसमें उसे पुशअप्स करनी होती हैं, चिन अप्स, पुशअप्स, स्क्वाड्स और 10 किलोमीटर की दौड़ भी लगानी होती है। और नीचे एक घड़ी होती है जहाँ पर टाइमर चल रहा होता है। जिन्वू ये देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे लगता है शायद मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है। मैं तो पहले से ही हॉस्पिटल में एक पेशेंट की तरह हूँ, मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ। वो वहीं पर बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, फिर उठकर देखता हूँ क्या करना है। लेकिन उसके मिशन का टाइम चल रहा होता है। जैसे ही उसके मिशन की टाइम लिमिट खत्म हो जाती है, उसकी घड़ी का रंग सुर्ख हो जाता है, अलार्म बजना शुरू हो जाता है और कहा जाता है कि तुमने अपने मिशन को पूरा नहीं किया, इसलिए अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। उसी वक्त जिन्वू का बिस्तर हिलना शुरू हो जाता है। जिन्वू कहता है, आयुष यहाँ पर चल क्या रहा है। वहीं पर बिस्तर पर बैठे बैठे सब कुछ चेंज हो जाता है। वो एक हॉस्पिटल के कमरे की बजाय एक बड़े से रेगिस्तान में बैठा होता है। जिन्वू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मैं अचानक हॉस्पिटल से एक रेगिस्तान में कैसे आ गया। उसी वक्त उसके पीछे से एक बड़ा सा सेंटीपीड मॉन्स्टर निकलता है और साथ ही उसकी पनिशमेंट की डायरेक्शन भी उसे मैसेज बॉक्स में दिखाई जाती है, जिसमें उसे कहा जाता है कि अब सजा के तौर पर तुम्हें 4 घंटे इसी डेजर्ट के अंदर रहना है और इस सेंटीपीड मॉन्स्टर से बचना है। जिन्वू उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है मेरे साथ मजाक ही हो रहा है। और क्यों तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्वू को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे एक डेली क्वेस्ट दी जाती है, लेकिन जिन्वू उसे नहीं करता, जिसकी वजह से उसे पेनाल्टी के तौर पर एक रेगिस्तान में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसे 4 घंटे एक बड़े से सेंटीपीड मॉन्स्टर से खुद को बचा कर रखना है। और वो भागता है और भागता है और खुद को उससे बचाता है और आखिरकार उसकी 4 घंटे का टाइम लिमिट पूरा हो जाता है, जिससे उसकी पेनाल्टी खत्म हो जाती है और वो वापस अपने हॉस्पिटल में आ जाता है। और साथ ही उसकी विंडो पर लिख दिया जाता है कि तुमने पेनाल्टी क्वेस्ट पूरी कर ली है। इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए तुम्हारा रिवार्ड आ चुका है, क्या तुम अपने रिवार्ड को एक्सेप्ट करना चाहोगे। जिन्वू उस मॉन्स्टर के सामने भाग भाग कर बहुत ज्यादा थक चुका होता है। वो वहीं पर लेट जाता है। उसी वक्त नर्स अंदर आती है और कहती है, इसको क्या हो गया। वो हॉस्पिटल के फर्श पर बहुत सारी रेत देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जिन्वू भी फर्श पर पड़ा होता है। वो जल्दी से हेल्प के लिए कहती है कि कोई जल्दी से आओ और हमारी मदद करो। उसके बाद नेक्स्ट सीन कुछ दिन के बाद का होता है। 2 नर्सेस खड़ी आपस में बातें कर रही होती है। एक उसे कहती है, क्या तुम्हें उस पेशेंट के बारे में पता है जिसका नाम जिन्वू है, मैंने सुना है कि वो एक हंटर है। दूसरी नर्स उसे कहती है, हाँ मैंने सुना है, मैं उसे रोजाना देखती हूँ। हालांकि उसकी हालत खराब थी, इसी वजह से उसे हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन फिर भी वो रोजाना सुबह उठकर रनिंग करता है। मैंने डॉक्टर को इसके बारे में बताया था। डॉक्टर ने कहा कि हंटर्स नॉर्मल इंसान के मुकाबले में जल्दी रिजनरेट करते हैं, इसलिए वो जैसा कर रहा है उसे करने दो, उसको एक्सरसाइज करने दो। दूसरी नर्स उसे कहती है, खिड़की से बाहर देखो, वो अभी भी रनिंग कर रहा है। जिन्वू भागते हुए कहता है, उस वाकये को पेश आए 4 दिन गुजर चुके हैं और मैं 4 दिन से लगातार वर्कआउट कर रहा हूँ। मुझे कुछ चीजों के बारे में पता चला है। पहली बात ये कि मेरे सामने ये जो विंडो ओपन होती है ये कोई इल्यूजन नहीं है, और दूसरी बात ये सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है और किसी को भी दिखाई नहीं देती। जिन्वू अपनी डेली क्वेस्ट पूरी कर लेता है और साथ ही उसे ऑप्शन दिया जाता है कि डेली रिकवरी का ऑप्शन प्रेस करो। जिन्वू उसे जैसे एक्सेप्ट करता है उसकी सारी फटीग खत्म हो जाती है, यानी भाग भाग कर जितना भी वो थक जाता है अपनी एक्सरसाइज करके उसका सारी थकान खत्म हो जाती है। मोफेंग कहता है, पता नहीं ये किस किस्म का मैजिक है, लेकिन डेली क्वेस्ट की एक्सरसाइज करने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, लेकिन रिकवरी का ऑप्शन दबाते ही मेरी सारी थकान खत्म हो जाती है और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ। यही नहीं, मुझे डेली के स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा मुझे गिफ्ट बॉक्स भी मिलते रहते हैं जिनमें अजीब सी चीजें निकलती है। मैं अपने स्टैट पॉइंट्स को अपनी एजिलिटी और अपनी हेल्थ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अपने स्टैट पॉइंट्स को अपनी हेल्थ में, अपनी सेंस में या फिर अपने इंटेलिजेंट पॉइंट्स में जितना भी बढ़ाता जाऊंगा उतनी ज्यादा मेरी ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। अभी के लिए मेरा लेवल सिर्फ 1 है। मुझे लगता है कि शायद मेरा लेवल बढ़ने से मेरे बाकी के स्टैट पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। इसके अलावा मेरे पास एक मेन्यू है जिसमें मेरे पास स्किल्स है और इन्वेंटरी का ऑप्शन है, जहाँ पर मैं अपने वेपन्स रख सकता हूँ और अपनी उठाई हुई चीजों को वहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह है जो कि पता नहीं किस सिस्टम की वजह से कंट्रोल हो रहा है। फिर 1-2 दिन गुजरने के बाद जिन्वू अपनी रिसेप्शन वाली नर्स के पास जाता है और उसे कहता है, मुझे कुछ देर के लिए छुट्टी चाहिए, मुझे हॉस्पिटल से बाहर जाना है। नर्स उसे कहती है, लेकिन तुम्हें कहाँ पर जाना है। जिन्वू उसे कहता है, मुझे कुछ काम है, वो निपटा कर आता हूँ। नर्स उसे जाने देती है। जिन्वू वहाँ से सीधा हैपजोंग स्टेशन पर आ जाता है। असल में ये भी उसकी एक क्वेस्ट होती है। जिन्वू को रिवार्ड के तौर पर एक गिफ्ट बॉक्स में एक की मिलती है। जिन्वू के हाथ में वो की होती है। जिन्वू कहता है, मुझे देखना है कि ये की क्या काम करती है। जिन्वू कहता है,
उस गिफ्ट बॉक्स में बहुत सारी चीजें निकलती हैं, कई बार बहुत ही बेकार चीजें जैसे बैंडेज और पेन्स वगैरह निकलते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह की चीजें भी निकल आती हैं। उस की के बारे में लिखा होता है कि ये एक ऐसी की है जिसकी मदद से तुम एक इंस्टेंट डंजन बना सकते हो, लेकिन तुम इस की को सिर्फ हैपजोंग स्टेशन के 3rd फ्लोर पर ही इस्तेमाल कर सकते हो। जिनवू कहता है पता नहीं ये वाकई में काम करेगी या नहीं, क्योंकि डंजन्स अपने आप ओपन होती हैं, किसी की से नहीं हो सकती, लेकिन शायद ऐसा हो भी सकता है क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा अजीब है। शायद ये सब कुछ डबल वेकनिंग की वजह से हो रहा है या फिर मेरी डबल वेकनिंग होने वाली है। जिनवू उस की को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है अगर दूसरे लोगों को इस बारे में पता चल गया कि सबसे वीकेस्ट हंटर को डबल वेकनिंग मिल गई है तो वो लोग तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हंसेंगे, इसलिए मुझे पहले ट्राई करना होगा क्या वाकई में मुझे डबल वेकनिंग मिली है या नहीं। जिनवू कहता है मुझे अपनी रनिंग एबिलिटी पर पूरा भरोसा है, अगर इस की से डंजन ओपन होने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हुए तो मैं वहाँ से जल्दी से भाग आऊंगा। मोफेंग हैपजोंग स्टेशन के 3rd फ्लोर पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर अपनी चाबी को घुमाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और एक पोर्टल ओपन होता है। मोफेंग चलते हुए उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, साथ ही विंडो ओपन होती है और उसे बताया जाता है कि तुम इंस्टेंट डंजन के अंदर आ चुके हो और साथ ही उस पोर्टल का दरवाजा सील हो जाता है। जिनवू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है इसका दरवाजा तो बंद हो गया, मैंने तो ये सोचा था अगर डंजन के अंदर खतरनाक मॉन्स्टर हुए तो मैं जल्दी से भाग जाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ। उसी वक्त एक लड़की जो कि मोबाइल यूज कर रही होती है उसके पास से गुजर जाती है। मोफेंग कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी अलग डायमेंशन में आ गया हूँ। जिनवू कहता है इस पोर्टल का डोर एक नॉर्मल डंजन जिसमें पहले जा चुका हूँ उससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। जिनवू वहीं पर बैठ जाता है, रोना शुरू कर देता है और कहता है अब मैं क्या करूँ, मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन अब मैं बाहर नहीं जा सकता। और साथ ही उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है तुम इस डंजन को छोड़कर नहीं जा सकते, या तो तुम बॉस को मारो या फिर रिटर्न क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए बाहर चले जाओ। अब जिनवू के पास रिटर्न क्रिस्टल नहीं है, इसलिए जिनवू कहता है कुछ दिन पहले तक मैं एक ई रैंक का हंटर था जो कि ई रैंक के मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता था, और आज मुझे एक ऐसी डंजन में बंद कर दिया गया है जहाँ पर मुझे बॉस को हराना है, वरना मैं बाहर नहीं जा सकता। कहीं मेरे साथ फिर से कोई मजाक तो नहीं हो रहा। उसी वक्त जिनवू को अंदर से आवाजें आना शुरू हो जाती है। जिनवू और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या इस गेम को लगता है कि मैं अपनी पार्टी के बिना इस डंजन को क्लियर कर सकता हूँ? मैं तो किसी कमजोर मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकता, मैं इस डंजन के बॉस को कैसे मारूंगा। फिर जिनवू हिम्मत करता है और आगे उन आवाजों की तरफ चलना शुरू करता है। मोफेंग कहता है जैसे ही मैं आगे की तरफ चलता जा रहा हूँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जा रहा है। जिनवू कहता है सामने से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, मुझे लगता है कि इस डंजन में बीस्ट टाइप मॉन्स्टर होंगे। और साथ ही एक बड़ा सा रेड कलर का वुल्फ निकल आता है और उस पर अटैक करता है। जिनवू जल्दी से उसे डॉज करता है। इस मॉन्स्टर का नाम स्टील फैंग राइकन वुल्फ है। जिनवू कहता है ई रैंक के गोब्लिन्स को भी मैं हरा नहीं सकता, ये तो फिर एक स्टील फैंग राइकन है। एक वुल्फ तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, मैं इसे कैसे हराऊंगा। मोफेंग अपनी टांगों की तरफ देखता है तो उसके पैर कांप रहे होते हैं। मोफेंग कहता है मेरी तो टांगे साथ नहीं दे रही, ये तो बहुत ज्यादा डर के मारे कांप रही हैं। वो भेड़िया फिर से आगे बढ़ता है और जिनवू पर अटैक करता है। जिनवू उसे डॉज करते हुए कहता है मेरे पास तो कोई हीलर भी नहीं है, मैं यहाँ पर जख्मी नहीं हो सकता, अगर मैं जख्मी हो गया तो मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। वो वुल्फ पीछे हटने के बाद फिर से उस पर अटैक करता है। जिनवू पीछे की तरफ बैक फ्लिप करते हुए उसको डॉज करता है। जिनवू कहता है मुझे लगता है शायद मेरी एक्सरसाइज की वजह से मेरी बॉडी बहुत ज्यादा इलास्टिक हो गई है, अब मेरी बॉडी पहले से ज्यादा लाइट है। जिनवू उसके ऊपर से जंप मारते हुए नीचे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ, मुझे जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिला है, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, मुझे अभी और स्ट्रॉन्ग बनना है, मैं अभी नहीं मार सकता। और साथ ही वो पंच मारता है उस भेड़िए के मुंह पर, जिससे वो भेड़िया दूर जाकर गिरता है। जिनवू खुद भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरे पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई, कहीं इस वजह से तो नहीं मैंने अपने स्टैट पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में डाल दिया था। लेकिन साथ ही वो सामने की तरफ देखता है तो वो स्टील फैंग राइकन फिर से उठ खड़ा होता है। जिनवू कहता है मेरे पास अभी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो इसको हराने के लिए काफी नहीं। लेकिन जिनवू पहले से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो फिर से उस पर पंचेस मारना शुरू करता है, लेकिन उस भेड़िए पर कुछ भी असर नहीं होता। जिनवू कहता है चाहे मेरे पास कितनी भी फिजिकल स्ट्रेंथ क्यों ना हो, इन मॉन्स्टर्स की बॉडी पर इसका कोई असर नहीं होगा। जिनवू को जब ये लगता है कि वो इसको नहीं हरा पाएगा, जिनवू कहता है अब मैं क्या करूं, मैं इसको नहीं हरा सकता, ना ही मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। भेड़िया उस पर अटैक करता है, जिनवू के कंधे पर अपना पंजा मारता है। जिनवू कहता है मेरे पास और कोई भी हंटर नहीं है, ना ही मेरे पास हीलर है, ना ही मेरे पास कोई वेपन है, मेरे पास सिर्फ मेरी बॉडी है, मैं अपनी बॉडी से इसको कैसे हरा सकता हूँ, काश मेरे पास कोई वेपन होता। उसी वक्त उसे याद आता है कि उसकी इन्वेंट्री में एक तलवार पड़ी हुई है जो कि उसने मिस्टर किम से ली थी। वो जल्दी से अपनी विंडो में अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है तो उसके अंदर वही तलवार पड़ी होती है। जिनवू उस तलवार को वहाँ से बाहर निकाल लेता और कहता है मुझे नहीं पता कि ये तलवार यहाँ पर क्या कर रही है। और साथ ही वो उस तलवार को निकालते हुए उस वुल्फ की तरफ एक स्लैश लगाता है और उसे सेंटर से 2 टुकड़ों में काट देता है। उस एक वुल्फ के मरते ही उसी वक्त उसके सामने विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा जाता है कि तुमने एक राइकन को मार दिया है, इसलिए तुम्हारा लेवल अप हो गया है। जिनवू कहता है
मिस्टर किम ने बताया था कि उन्होंने इस तलवार को 3 मिलियन वॉन में खरीदा है। हालांकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो ऐसी तलवार को छू भी नहीं सकता, लेकिन अब तलवार मेरे पास है तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये गेम की इन्वेंटरी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं इसमें कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। और उसी वक्त अंधेरे में से 2 और वुल्फ निकल कर आ जाते हैं। जिनवू कहता है अब मेरे पास एक तलवार है, अब मुझे इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, अब मेरा डर पहले से कम हो चुका है। पहली वाली स्लैश जब उसने लगाई थी तब उसकी तलवार नीचे फर्श में धंस गई थी। जिनवू जल्दी से उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको निकाल नहीं पा रहा होता। वो दोनों राइकन वुल्फ आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक करते हैं। जिनवू अपना पूरा जोर लगाता है और उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है और आखिरकार वो उस तलवार को निकाल लेता है। तलवार को निकालते ही वो उसको पीछे की तरफ घुमाता है। दोनों में से एक वुल्फ मर जाता है, जबकि दूसरा वुल्फ उसकी तलवार को अपने दांतों में पकड़ लेता है। जिनवू कहता है इसको ऐसे ही तो स्टील फैंग नहीं कहते, इसके दांत तो वाकई में स्टील के बने हुए हैं। जिनवू कहता है लेकिन मैं अपनी तलवार को नहीं खो सकता, और साथ ही वो उसके पेट में घुटना मारता है और अपनी तलवार को आजाद करवाते हुए उसे सेंटर से काट देता है और दूसरा राइकन भी मर जाता है। और उसी वक्त वहाँ पर एक और वुल्फ आ जाता है। जिनवू उसकी तरफ देखता है और कहता है उस डंजन में जहाँ पर मैं मरते मरते बचा था, उन मॉन्स्टर्स के सामने तुम जैसे वुल्फ तो कुछ भी नहीं हो। जिनवू उस वुल्फ को घूर कर देखता है, वो वुल्फ पीछे अंधेरे में गायब हो जाता है। इसी वक्त जिनवू के स्टैट वाली विंडो ओपन होती है, जिसमें उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं। जिनवू का लेवल 2 हो जाता है, साथ ही उसे 2 स्पेशल स्किल्स भी मिलते हैं, जिसमें एक स्प्रिंट है, यानी वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है, और दूसरा मस्कुलैरिटी, अपने मसल्स को बढ़ा सकता है। जिनवू अपनी स्टैट विंडो की तरफ देखता है और कहता है जैसे ही मैं लेवल अप होता हूँ तो मेरे सारे स्टैट्स 1 पॉइंट के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन डेली क्वेस्ट को पूरा करने पर मुझे सिर्फ 3 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब डंजन में आकर मॉन्स्टर्स को मारना और लेवल अप होना ये मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। जिनवू कहता है अपनी एबिलिटीज पर पॉइंट बढ़ाने से पता नहीं मुझे कितना फायदा होता है। इन सारी में मुझे सिर्फ स्ट्रेंथ की समझ आती है। मैंने इसको 20 पॉइंट्स पर रखा है, लेकिन मुझे इसका महसूस हो रहा है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। लेकिन मुझे इस बात की समझ आ चुकी है कि जैसे ही मेरा लेवल अप होगा मेरे स्टैट्स बढ़ेंगे और मेरी पावर भी ज्यादा बढ़ेगी। जिनवू कहता है तो इसका मतलब दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर यानी कि मैं भी स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। जिनवू अपने ही मारे हुए वुल्फ की बॉडी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैंने इसको मार दिया, लेकिन इसके अंदर से कोई मैजिकल कोर क्यों नहीं निकली? क्या ये बाकी डंजन्स के मुकाबले में कोई अलग डंजन है, या फिर ये वाले मॉन्स्टर्स अपने पीछे कोर नहीं छोड़कर जाते? वहीं पर जिनवू को एक राइकन फैंग मिलता है जो कि स्टील फैंग होता है। जिनवू कहता है ये वाले मॉन्स्टर स्पेशल मैजिकल कोर तो नहीं छोड़कर जा रहे, लेकिन इस तरह की आइटम्स छोड़कर जा रहे हैं। और मेरे पास विंडो में एक स्टोर भी है जहाँ पर मैं इन चीजों को रख सकता हूँ या फिर बेच भी सकता हूँ। वहाँ पर खरीदने और बेचने का ऑप्शन होता है। जिनवू खरीदने के ऑप्शन को क्लिक करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसका लेवल लो होता है। इसलिए उसे कहा जाता है तुम्हारा लेवल अभी लो है, इसलिए तुम कुछ भी खरीद नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो अपनी चीजों को बेच सकते हो। फिर वो बेचने के ऑप्शन पर क्लिक करता है तो उसे वुल्फ के दांत के बदले में 20 गोल्ड दिए जाते हैं। जिनवू कहता है पता नहीं 20 गोल्ड कितने होते हैं, मुझे इस करेंसी का नहीं पता। मुझे लगता है शायद ये डंजन ई रैंक के बराबर होगी। जिनवू कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस डंजन को छोड़ नहीं सकता जब तक मैं बॉस को नहीं मारता। लेकिन अगर मैं बॉस से फाइट करने के लिए यहाँ पर रुकता भी हूँ तो मेरे पास इतना राशन नहीं है, मैं यहाँ पर भूख से मर जाऊंगा। और अगर बॉस ई रैंक का भी हुआ फिर भी वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसको हरा नहीं पाऊंगा। ना ही मुझे पता है कि रिटर्न क्रिस्टल कहाँ से मिलता है, मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। उसी वक्त वो सामने की तरफ देखता है, वो पहले वाला वुल्फ जो कि चला गया था वो अपने साथ और भी बहुत सारे वुल्फ्स को लेकर आता है। वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ्स इकट्ठे हो जाते हैं। तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। जिनवू 3 राइकन वुल्फ्स को मारने के बाद लेवल 2 पर पहुंच जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे और वुल्फ्स निकल आते हैं। जिनवू उनको देखकर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब मुझे इनसे डरने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही एक बार मर चुका हूँ। और अपनी तलवार पकड़ते हुए भागता हुआ उन वुल्फ्स की तरफ चला जाता है और उन वुल्फ्स को काटना शुरू कर देता है, जबकि वो वुल्फ्स भी आगे बढ़कर उस पर अटैक कर रही होती है। जिनवू अपनी तलवार को घुमाई जाता है और बहुत सारे वुल्फ्स को मार देता है। जैसे ही वो एक वुल्फ को मारता है उसका लेवल अप हो जाता है। वुल्फ्स को मारने के साथ साथ उसका लेवल अप होता जा रहा होता है। जिनवू कहता है अगर मैं यहीं पर रुक जाता हूँ तो मैं इनके हाथों मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे इनको मारना होगा। मैं एक हंटर हूँ, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मेरी माँ और मेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा? मुझे हमेशा एक कमजोर ई रैंक का हंटर नहीं मानकर रहना। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो मैं हर चांस लूंगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। अगर ये गेम के रूल्स मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं तो मैं इस गेम के हर रूल को फॉलो करूंगा। जिनवू उन सारे वुल्फ्स को मारने के बाद बहुत ज्यादा थक जाता है और चलता हुआ जैसे ही सामने वाले कमरे में जाता है वहाँ पर वो साइड पर देखता है तो और भी बहुत सारे वुल्फ्स होते हैं। पहले वाले वुल्फ्स को मारने की वजह से जिनवू को एक नया टाइटल मिलता है जो कि वुल्फ स्लेयर होता है। जिनवू अपनी तलवार की तरफ देखता है तो उस पर बहुत सारे क्रैक पड़ जाते हैं। जिनवू कहता है चाहे मैं कितना भी अच्छा वेपन क्यों ना खरीद लूं, बार बार डंजन्स के अंदर आकर इन मॉन्स्टर्स को मारने पर मेरा वेपन टूट ही जाएगा। साथ ही जिनवू कहता है
मैंने जब अपना पहला वेपन खरीदा था वो मैंने 50,000 वॉन का खरीदा था। उस चाकू की मदद से मैंने बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर्स को तो मार दिया, लेकिन बॉस के सामने मेरा वेपन बिल्कुल भी नहीं टिक पाया और सिर्फ एक ही स्ट्रोक में वो टूट गया। उस दिन मुझे 3 मैजिकल क्रिस्टल मिले थे, लेकिन उन्हें बेचकर मेरे उस चाकू की कीमत भी पूरी नहीं हुई, इसलिए मैंने दोबारा कभी वेपन नहीं खरीदा। और साथ ही दिखाते हैं जिन्वो उन सारे के सारे वुल्फ्स को मार देता है जो कि बाद में आए थे। फिर जिन्वो अपनी इन्वेंटरी को ओपन करता है तो उसमें 34 वुल्फ फैंग्स होते हैं, जबकि 2 ट्रैवलर्स क्लॉथ होते हैं और उसे एक हार्ट स्टोन भी मिलता है जिसकी मदद से वो वापस जा सकता है डंजन से बाहर। जिन्वो उस हार्ट स्टोन को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन साथ ही वो कहता है नहीं मुझे वापस नहीं जाना, क्या पता दोबारा मुझे इस तरह की डंजन कभी ना मिले और मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग ना बना सकूं। आज मेरे पास मौका है, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। अगर मैं इस डंजन से बाहर चला जाता हूँ तो क्या होगा अगर ये डंजन गायब हो गई, इसका मतलब मैं दोबारा इसमें नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे बढ़कर बॉस से फाइट करनी चाहिए या फिर अभी वापस चले जाना चाहिए। यही सारी बातें करते हुए जिन्वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है और रास्ते में जितने भी वुल्फ्स आते हैं उन सबको मारता जाता है। जैसे ही वो उनको मारता है उसका लेवल अप होता जाता है। जिन्वो कहता है जितनी बार मेरा लेवल अप होता है इन मॉन्स्टर्स को मारना मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे जैसे वो डंजन में अंदर की तरफ जाता है वहाँ पर मंकी मॉन्स्टर्स और बहुत सारे रेजन मॉन्स्टर भी आ जाते हैं जो एक साथ उस पर अटैक करते हैं। जिन्वो कहता है ये डंजन तो एक गेम की तरह डिजाइन की गई है, सारे मॉन्स्टर्स एक ही पैटर्न के साथ अटैक करते हैं। वुल्व्स नीचे से आते हैं, मंकी ऊपर से आते हैं, जबकि रेजन्स पीछे की तरफ से अटैक करते हैं। उसी वक्त एक मंकी ऊपर से जंप करता है। जिन्वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ करते हुए उस मंकी मॉन्स्टर को मार देता है, जबकि एक बड़ा सा रेजन कैट उसकी तरफ पीछे से आता है और वो अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाते हुए उस कैट मॉन्स्टर को भी मार देता है। लेकिन साथ ही एक वुल्फ मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वो उसको भी मार देता है। जिन्वो उस वुल्फ के ऊपर लिखे हुए इसके नाम की तरफ देखता है और कहता है इनके ऊपर जो इनका नाम लिखा होता है उसका कलर इनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक चेंज होता है। व्हाइट कलर का मतलब है वीक, ऑरेंज का मतलब है पावरफुल, जबकि रेड का मतलब है बहुत ज्यादा पावरफुल। जिन्वो कहता है पहले जिन राइकन वुल्फ्स को मैंने हराया था वो सारे ऑरेंज कलर के थे, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब ये व्हाइट कलर वाला आ गया है। इसे हराना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ नीचे जो मॉन्स्टर है जो बॉस है इस डंजन का मैं उसको हरा पाऊंगा या नहीं। जिन्वो भी सीढ़ियों के ऊपर ही खड़ा होता है और कहता है मुझे गूज बम्स मिल रहे हैं, जैसे नीचे वाला मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है या फिर इस वजह से कि मेरी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही वो अपनी स्टैट्स की विंडो को ओपन करता है और कहता है मेरा लेवल 15 पे अटक गया है, अब ये इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा, मुझे लगता है शायद मुझे बॉस से फाइट करनी है। साथ ही वो अपनी तलवार की तरफ देखता है और कहता है मेरी तलवार भी ज्यादा देर नहीं टिकेगी अगर मैं इसी तरह छोटे मॉन्स्टर से फाइट करता रहा। फिर वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ चलना शुरू करता है जहाँ पर बॉस है। जिन्वो जैसे ही सीढ़ियां उतरकर नीचे जाता है तो वहाँ पर पानी होता है और उस पानी में एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, एक स्नेक टाइप मॉन्स्टर। वो पानी में बड़ी ही तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और जिन्वो पर अटैक करता है। जिन्वो अपनी तलवार को सामने करते हुए उसे ब्लॉक करता है, लेकिन उस बॉस मॉन्स्टर की अटैक की वजह से वो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है और जैसे ही वो अपनी तलवार की तरफ देखता है तो उसकी तलवार टूट चुकी होती है। जिन्वो कहता है मुझे तो लगा था कि लेवल अप होने की वजह से मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। उसी वक्त सामने उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि एक स्नेक मॉन्स्टर है जिसका नाम ब्लू पॉइजन रासाका है। जिन्वो उसके नाम की तरफ देखता है और कहता है इसका नाम अभी भी ऑरेंज है, यानी कि ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। जिन्वो उस बड़े से सांप के स्केल्स को देखता है और कहता है इसकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है, मेरी तलवार इसकी बॉडी को पियर्स नहीं कर पाएगी और ना ही मेरे पंचेस इस पर काम करेंगे। बॉस आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है। जिन्वो डॉज करते हुए उसकी बॉडी पर अपनी तलवार से अटैक करता है और कहता है मुझे बहुत ज्यादा पावर के साथ इस पर अटैक करना होगा ताकि मैं इसकी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को धंसा सकूं। लेकिन उस सांप की बॉडी पर इसका कुछ भी असर नहीं होता। वो बड़ा सांप फिर से उसके पास से गुजरता है। जिन्वो फिर से अपनी तलवार उसकी बॉडी पर मारता है, लेकिन क्योंकि उस सांप के स्केल्स बहुत ज्यादा हार्ड हैं, इसलिए जिन्वो की तलवार का उसकी बॉडी पर कोई भी असर नहीं होता। जिन्वो कहता है अगर इसकी बॉडी ने मुझे डायरेक्टली हिट किया तो मैं तो मर जाऊंगा। सांप की बॉडी क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी है वो कभी इस तरफ से घूमता हुआ उसके पास से गुजरता है, कभी दूसरी तरफ से, जिसकी वजह से जिन्वो की बॉडी के साथ लगता है, जिससे जिन्वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिन्वो जमीन पर गिर जाता है और रोते हुए कहता है मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। लेकिन साथ ही वो फिर से अपनी टूटी हुई तलवार को उठा लेता है और कहता है आखिर मुझे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं अपने माजी से निकल सकूं जिसमें मुझे लोग वीकेस्ट हंटर कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता सभी ने मुझे वीकेस्ट हंटर कहना शुरू कर दिया क्योंकि मैं वाकई में बहुत ज्यादा वीक था और मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं कितना ज्यादा वीक हूँ। लेकिन उस दिन डंजन के दौरान जहाँ पर हमारा सामना स्टैचू मॉन्स्टर्स के साथ हुआ था वहाँ पर मैंने सभी के साथ अच्छा पेश आने की कोशिश की ताकि बाकी के हंटर्स जो कि स्ट्रॉन्ग हैं वो मेरी मदद कर सके। लेकिन वक्त आने पर वो सारे मुझे छोड़कर चले गए और आखिर में मुझे धोखा मिला। चाहे मैंने उन सब की जान बचाई थी, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन ये काफी नहीं था।
जब उनके सामने उनसे भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स निकल आए तो वो लोग मुझे धोखा देकर वहाँ से भाग गए और आखिर बार सबसे स्ट्रॉन्ग की ही जीत होती है और कमजोर पीछे रह जाते हैं। इसलिए मुझे कमजोर बने नहीं रहना, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं इस डंजन में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आया था। साथ ही चिन्वू बार बार उस बड़े सांप पर अटैक किए जा रहा होता है और कहता है ये बॉस उन स्टैचू मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं। वहाँ पर मुझे जितना ज्यादा डर था यहाँ पर नहीं है। वो अपनी टूटी हुई तलवार से बार बार उसके स्केल्स पर अटैक करता है, लेकिन जब उसकी तलवार के अटैक्स बेफायदा हो जाते हैं वो स्नेक मॉन्स्टर की गर्दन के साथ लटक जाता है और कहता है मैंने अपने सारे स्टैट पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर लिया है, मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ है। साथ ही वो उसकी बॉडी को अपने हाथों की मदद से पिचकाना शुरू कर देता है और अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन में गड़ा देता है और उस सांप के मोटे स्केल्स भी उसको नहीं बचा पाते। वो उसके स्केल्स को इतना ज्यादा पिचका देता है कि वो बड़ा स्नेक खुद ही मर जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है। डॉक्टर रिसेप्शन वाली नर्स से पूछता है जिन्वू अभी तक वापस नहीं आया। नर्स उसे कहती है हाँ अभी तक नहीं आया। डॉक्टर उसे कहती है लेकिन वो सुबह के टाइम गया था और इस वक्त शाम हो चुकी है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। नर्स डॉक्टर से कहती है लेकिन वो तो ठीक हो चुका है, हम तो उसे कल डिस्चार्ज करने वाले हैं। डॉक्टर उसे कहता है हंटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए हमें उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ही रखना होगा। मैंने सुना है कि हाई क्लास के हंटर्स को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन लो क्लास के हंटर्स को ज्यादा पैसे नहीं मिलते और वो अपनी जान को ऐसे ही जोखिम में डालते रहते हैं। पता नहीं आखिर वो इतना डेंजरस काम करते ही क्यों है। मुझे तो ये सोच कर ही डर लगता है। बास दफा हमारे पास कुछ ऐसे हंटर्स भी आते हैं जिनकी बॉडीज पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। पता नहीं डंजन्स के अंदर वो किस तरह का काम करते हैं, क्योंकि आम लोग कभी डंजन्स के अंदर नहीं गए। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में जितने भी हंटर्स आते हैं वो पूरी तरह ब्लड में लिपटे होते हैं। हालांकि रोड एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स भी उनकी तरह ज्यादा जख्मी नहीं होते। नर्स डॉक्टर से कहती है ये तो बहुत ही अमेजिंग है कि इतनी ज्यादा हार्श कंडीशन के दौरान भी वो डंजन्स में से जिंदा वापस आ जाते हैं। डॉक्टर नर्स से कहते हैं ऐसी बात नहीं है, असल में हंटर्स में से जो सबसे ज्यादा वीक हंटर्स भी होते हैं वो भी आम इंसान से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ऐसा कहना गलत नहीं कि वो खुद भी मॉन्स्टर्स हैं। दूसरी तरफ डंजन के अंदर उस बड़े से सांप को मारने के बाद जिन्वू को बताया जाता है कि उसने 3 बार लेवल अप किया है। जिन्वू ये देखकर हंसना शुरू कर देता है और उस सांप को मारकर उसके पास ही बैठा होता है और कहता है मुझे लगता है कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। बड़े सांप को मारने पर उसे इन्वेंट्री में 2 चीजें मिलती है। एक उसे डैगर मिलता है जिसकी स्पेशल पावर ये है कि वो किसी को भी कट करके उसे पैरालाइज कर सकता है, जबकि उसे एक पोशन मिलता है जो कि एक थैली में होता है। उसके अंदर उस सांप का वेनम होता है जिसको पीने से वो अपनी बॉडी को हार्ड कर सकता है। जिन्वू कहता है मेरे सारे कपड़े फट चुके हैं, मेरी तलवार टूट चुकी है, मेरी पूरी बॉडी जख्मों से कवर है, लेकिन मुझे एक नया डैगर मिल गया है जो कि मिस्टर किम की उस तलवार से ज्यादा बेहतर है। एक ऐसा डैगर जो कि हड्डी से नहीं बना बल्कि दांत से बना है, वो भी एक सांप के, और इसके अटैक स्टैट्स तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं इससे किसी को भी पैरालाइज कर सकता हूँ या फिर ब्लीड इफेक्ट दे सकता हूँ। फिर वो अपनी उस थैली की तरफ देखता है और कहता है पता नहीं इसका क्या इस्तेमाल है, लेकिन मैं इसे अपनी इन्वेंट्री में स्टोर कर लेता हूँ, कभी इसका इस्तेमाल कर लूंगा। साथ ही उसके पास एक और विंडो ओपन होती है जिसमें बताया जाता है कि तुमने डंजन के बॉस को हरा दिया है, इसलिए ये सारी डंजन खत्म होने वाली है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और वो सब कुछ वहाँ से पिक्सेलेट होकर गायब हो जाता है और जिन्वू हैपजंग स्टेशन पर ही खड़ा होता है। जिन्वू जैसे सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकलता है कहता है पता नहीं टाइम क्या हो गया होगा। उसी वक्त बाहर बारिश भी हो रही होती है। सामने से एक सोल्जर आता है और जिन्वू से कहता है तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए, क्या तुमने न्यूज के बारे में नहीं सुना। जिन्वू उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो एक सोल्जर है। वो उससे पूछता है क्या हुआ यहाँ पर। सोल्जर उसे कहता है क्या तुमने नहीं सुना, लेकिन साथ ही वो जिन्वू के हाथ में टूटी हुई तलवार देखता है। वो जिन्वू से कहता है क्या तुम एक हंटर हो। जिन्वू से कहता है हाँ मैं एक हंटर हूँ। सोल्जर उसे कहता है सर हंटर प्लीज इस तरफ आइए। बाकी के सारे हंटर्स मॉन्स्टर के साथ इस तरफ फाइट कर रहे हैं। वहीं पर सड़क के इर्द गिर्द बहुत सारे मॉन्स्टर्स मरे पड़े होते हैं। जिन्वू कहता है मुझे लगता है शायद किसी गेट में से मॉन्स्टर निकले होंगे। सोल्जर जिन्वू से कहता है छोटे मॉन्स्टर्स को तो मार दिया गया है, लेकिन उनका बॉस मॉन्स्टर जो कि डंजन का बॉस था वो अभी भी बाहर है और कुछ हंटर्स उसे फाइट कर रहे हैं। जिन्वू उस तरफ देखता है और कहता है मेरी सेंसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे महसूस हो रहा है ये इस डंजन का बॉस है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक बड़ा सा स्टोन मॉन्स्टर जो कि डंजन का बॉस है वो बाहर होता है और उससे बहुत सारे हंटर्स लड़ रहे होते हैं, जबकि नॉर्मल इंसान भी खड़े वहाँ पर देख रहे होते हैं। सोल्जर्स उनसे कह रहे होते हैं पीछे रहिए, फोटोज लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। वो सारे लोग जो बातें कर रहे होते हैं आखिर इन हंटर्स को कितना टाइम लगेगा इस मॉन्स्टर को मारने में, ये कर क्या रहे हैं, इस मॉन्स्टर को अभी तक मारा क्यों नहीं। वहीं पर एक हाई रैंक का हंटर होता है जिसका नाम टैंक होता है। दूसरा हंटर हीलर से कहता है हीलर जल्दी से यहाँ पर आओ और टैंक को हील करो। हीलर उसे कहता है हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से इसे खत्म क्यों नहीं कर रहे। दूसरे हंटर्स उसे कहते हैं हमारे पास ज्यादा मैजिशियंस नहीं है, हम इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। जिन्वू भी उन आम लोगों में आकर खड़ा हो जाता है और ये सब कुछ देखने लग जाता है। जिन्वू उन हंटर्स की तरफ देखता है और कहता है इन हंटर्स के तो खुद ही रैंक बहुत ज्यादा लो है, 8 ई रैंक के हैं, जबकि एक ही डी रैंक का हंटर है।
जबकि डी रैंक वाला भी टैंक है और वो सिर्फ उसको शील्ड कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता। और हीलर्स, इनके पास सिर्फ 2 ही हीलर हैं। जिन्वू की नजर जैसे ही दूसरे हीलर पर पड़ती है तो वहाँ पर मिस जूही होती है। एक लड़की उसे कह रही होती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने कहा था कि तुम एक बी रैंक की हीलर हो, जल्दी से यहाँ पर आओ और हमें हील करो। लेकिन जूही उन स्टैचू मॉन्स्टर्स के हादसे की वजह से अभी भी मेंटली ट्रॉमा में होती है और वो उन सबको हील नहीं कर पा रही होती। और ऐसा ही मेरे साथ भी है। लेकिन साथ ही जिन्वू अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे अपने उस डर को पीछे छोड़ना होगा। जिन्वू अपना स्टैंस लेते हुए कहता है, ये वाला बॉस अभी जिस डंजन में जिस बॉस से लड़कर आ रहा हूँ उससे एक रैंक लोअर है, यानी उससे ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो कम से कम मैं इसके डिफेंसेस को वीक कर सकता हूँ। फिर जिन्वू अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी टूटी हुई तलवार के टुकड़े को उस बड़े से पत्थर के बॉस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है। जिन्वू की तलवार उड़ती हुई इस बॉस मॉन्स्टर की तरफ जा रही होती है। उसी वक्त उस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए हंटर्स का सीन दिखाते हैं। वो हंटर्स कह रहे होते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब लोग यहीं पर मारे जाएंगे, अगर कोई हाई रैंक का हंटर यहाँ पर नहीं आया। जबकि डी रैंक वाला टैंक भी उसको भी ब्लॉक करके खड़ा होता है। जूही उसे पीछे से हील कर रही होती है और उसे कहती है, अब तुम क्या करना चाहते हो? हमारा हीलिंग मैजिक भी खत्म होने वाला है। और उसी वक्त जिन्वू की तलवार आकर उसके मुंह पर लगती है, जिससे वो स्टोन मॉन्स्टर टूटना शुरू हो जाता है। वो सारे कहते हैं, हमें लगता है कि हमारा अटैक काम कर रहा है, बस हमें थोड़ा सा और जोर लगाना है और ये मॉन्स्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और देखते ही देखते वो पत्थर का मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो सारे हंटर हुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमने इसको हरा दिया। डी रैंक वाला हंटर कहता है, थोड़ी देर पहले तो इस पर हमारा कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था, अभी अचानक इस पर हमारा अटैक काम कैसे कर गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे अटैक से इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है अभी इस पर किसी और ने अटैक किया है, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर गिर गया है। उसी वक्त उस मॉन्स्टर के टुकड़ों में उसे उस तलवार का टुकड़ा मिलता है जो कि जिन्वू ने उसकी तरफ फेंकी थी। टैंक कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? एक ऐसा स्टोन मॉन्स्टर जिसे 10 हंटर्स मिलकर भी नहीं हरा सके, अचानक एक छोटी सी तलवार ने उसको हरा दिया, वो भी सिर्फ एक ही हिट में। आखिर इस तलवार को यहाँ पर किसने फेंका होगा? वो क्राउड की तरफ देखता है और सोल्जर से पूछता है, क्या तुमने देखा इस तलवार के टुकड़े को यहाँ पर किसने फेंका? वो सोल्जर टैंक से कहता है, अभी मेरे साथ एक हंटर था, ये टूटी हुई तलवार उसके पास थी, लेकिन जिन्वू वहाँ से जा चुका होता है। सोल्जर टैंक से कहता है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक हंटर था, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। टैंक सोचता है, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, क्या वो एक हाई रैंक का हंटर था जो छुपकर हमें देख रहा था? जबकि जिन्वू ये सोच रहा होता है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मेरी सिर्फ एक ही हिट से एक बॉस मॉन्स्टर गिर जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो बहुत ज्यादा कमजोर था। और साथ ही जिन्वू के स्टैट्स वाली विंडो दिखाते हैं जिसमें उसका लेवल 18 हो चुका है और उसकी स्ट्रेंथ 48% पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल के रूम का होता है। जिन्वू अपने हॉस्पिटल के रूम में वापस चला जाता है और वहाँ पर भी वो वर्कआउट कर रहा होता है और अब उसके पास मसल्स भी हैं और 6 पैक्स भी हैं। वो चिन अप्स और पुशअप्स कर रहा होता है। एक नर्स जैसे कमरे में दाखिल होती है, जिन्वू सामने पुशअप्स कर रहा होता है। वो शर्माते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं ऐसे ही कमरे में आ गई। जिन्वू उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी शर्ट पहनना शुरू करता है, जबकि वो नर्स चुपके से उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है, जब ये पेशेंट यहाँ पर आया था क्या इसकी बॉडी पहले भी ऐसी थी? नर्स जिन्वू से कहती है, क्या आज तुम डिस्चार्ज होने वाले हो? जिन्वू से कहता है, हाँ मैं आज ही डिस्चार्ज होने वाला हूँ। वो नर्स शर्माते हुए अपना मोबाइल जिन्वू के सामने करती है और उसे कहती है, अगर तुम बुरा न मनाओ तो क्या मुझे अपना नंबर दे सकते हो? जिन्वू भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो नर्स उसे कहती है, अगर तुम्हें इससे कोई मसला नहीं तो मुझे अपना नंबर दे दो। जिन्वू ये सोच रहा होता है, शायद हॉस्पिटल के कोई टेस्ट रिजल्ट्स होंगे जो इन्होंने मुझे बाद में सेंड करने होंगे, चलो इसे नंबर दे देता हूँ। और फिर जिन्वू उसके मोबाइल में उसे अपना नंबर दे देता है। नेक्स्ट सीन जिन्वू के घर का होता है, जहाँ पर उसकी बहन कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वो जैसे बाहर जाने लगती है, जिन्वू भी अपने कमरे से सोता हुआ उठकर बाहर आ जाता है और जिना से कहता है, क्या तुम स्कूल जा रही हो? जिना उसे कहती है, हाँ मैं स्कूल जा रही हूँ, तो तुम भी उठ गए? जिन्वू से कहता है, हाँ मैं तो सुबह से ही उठा हुआ हूँ, थोड़ी देर एक्सरसाइज कर रहा था। रास्ते में जाते हुए आती हुई कारों का ध्यान रखना, किसी गाड़ी के नीचे मत आ जाना। जिना भी उसकी बॉडी देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम एक्सरसाइज कर रही हो? जिन्वू से कहता है, हाँ मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जिना उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, तुम्हारा तो साइज भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है, मुझे नहीं पता था कि लड़कों का कद 20 साल की उम्र के बाद भी बढ़ता है। जिन्वू से कहता है, तुम ये किस तरह की अजीब सी बातें कर रही हो, अब बस करो, अब चुपचाप स्कूल जाओ और साथ में अम्ब्रेला लेती जाना। जिना उसे कहती है, लेकिन आज तो बारिश नहीं होने वाली और वैसे भी ये अम्ब्रेला बहुत ज्यादा भारी है। जिन्वू उसके बैग में रखते हुए उसे कहता है, ये एक फोल्डिंग अम्ब्रेला है, इतना भी भारी नहीं, इसे अपने साथ ही रखो। वो अम्ब्रेला को उसके बैग में रख देता है और उसे बाय बोलते हुए स्कूल भेज देता है। फिर वो अपनी डेली क्वेस्ट की विंडो की तरफ देखता है और उसकी डेली की क्वेस्ट में सिर्फ 10 किलोमीटर की दौड़ रह जाती है। जिन्वू कहता है, इस रनिंग को मैं थोड़ी देर बाद पूरा कर लूंगा। फिर जिन्वू अपने मसल्स की तरफ देखता है और कहता है, मेरे मसल्स तो बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ चंद हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब तो यही है कि जितना भी मैं अपने स्टैट्स को बढ़ाता जाता हूँ उस हिसाब से मेरी बॉडी भी चेंज होती है। फिलहाल मैंने अपनी स्ट्रेंथ को 48% पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के मसल्स चेंज हो रहे हैं।
मुझे लगता है कि मैंने स्ट्रेंथ स्टैट में बहुत ज्यादा पॉइंट्स को ऐड कर दिया है। अगर मैं इसी तरह पॉइंट्स को ऐड करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस तरह का दिखने लग जाऊं। जिन्वू कहता है मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बैलेंस करना होगा। मेरे पास अभी भी 12 पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं बाकी के स्टैट्स में भी ऐड कर सकता हूँ। मुझे स्ट्रेंथ के साथ साथ बैलेंस और एजिलिटी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, इसके अलावा हेल्थ और एसेंस भी चाहिए। फिर वो अपने 12 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ में बढ़ा देता है, जबकि अपनी एजिलिटी में 8 पॉइंट्स ऐड करता है और अपनी सेंस में 2 पॉइंट्स ऐड करता है। उसी वक्त जिन्वू के मोबाइल पर कॉल आती है। जिन्वू कहता है क्या ये मेरे गिल्ड की तरफ से है, लेकिन असल में वो कॉल उसके लैंडलॉर्ड की तरफ से होती है। वो कॉल को एक्सेप्ट करता है। उसका मकान मालिक उसे कहता है तुम काफी दिनों से मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे। जिन्वू से कहता है मैं डंजन में जख्मी हो गया था, इसलिए 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में था। मकान मालिक उसे कहता है अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि तुम अक्सर जख्मी होकर ही आते हो। मुझे ये बताओ कि तुमने इस मंथ का रेंट पे करना है या नहीं, या फिर मैं उसे ड्यू में डाल दूं, तुम नेक्स्ट मंथ दोगे। जिन्वू से कहता है नहीं, मैं कुछ करता हूँ, कोशिश करूंगा कि इसी महीने आपको पैसे ट्रांसफर कर दूं। कॉल कट करने के बाद जिन्वू कहता है अगर मुझे वाकई में डबल वेकनिंग मिली है तो मैं पहले से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अगर मैं इसी तरह अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करता रहा तो बहुत ही जल्दी मैं एक टॉप रैंक हंटर बन जाऊंगा, क्योंकि हंटर्स मॉन्स्टर्स को मारते हैं और पैसा कमाते हैं। जितना आपका रैंक हाई होगा उतना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस और पावर होगा और आप उतनी ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सकेंगे और उनके अंदर से उतनी ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल कोर निकलेगी जो नॉर्मल से ज्यादा महंगी बिकती है और इससे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन एक हाई रैंक के मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें एक हाई रैंक की डंजन में दाखिल होना होगा। इसीलिए लो रैंक की डंजन जैसे कि ई रैंक और डी रैंक की डंजन होती है, वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि टॉप रैंक के हंटर्स बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ई रैंक और डी रैंक के हंटर्स बहुत ज्यादा हैं। और हम जैसे ई रैंक के हंटर्स को तो कोई भी गिल्ड अपने गिल्ड में नहीं लेता, और अगर कोई अपने गिल्ड में ले भी लेता है तो उनके पास जॉब नहीं होती हमारे लाइक। लेकिन अब जबकि मुझे डबल वेकनिंग मिल गई है तो क्या दुनिया को मुझे बताना चाहिए कि मैं भी एक ई रैंक का हंटर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक स्ट्रॉन्ग हंटर हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया और मैं दूसरी हाई रैंक की डंजन्स में जाना शुरू कर देता हूँ तो बाकी सारे लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे पास डबल वेकनिंग है, और लोगों को तो इस तरह की बातें करने की आदत है, वो इस बात का पतंगड़ बना देंगे। हालांकि मैं ऐसा करने से अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, बहुत ही जल्दी फेमस भी हो सकता हूँ, लेकिन कुछ बुरी नजरें मेरे पर हमेशा लगी रहेंगी। लोग मेरे बारे में कहेंगे कि एक ऐसा हंटर है जिसे एक्सपीरियंस मिलता है और उसके पास कुछ गेम वाला सिस्टम है जिससे वो मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप हो सकता है। मैं ऐसा भी नहीं होने दे सकता। मुझे अपनी डबल वेकनिंग को छुपा कर रखना होगा। जिन्वू अपना मोबाइल निकालता है और कहता है मुझे पहले थोड़े से पैसे कमाने होंगे, क्यों ना मैं पहले जाकर किसी अटैक फोर्स को ज्वाइन कर लूं। वो ऑनलाइन अप्लाई करता है और एक अटैक फोर्स में सिलेक्ट हो जाता है। अगले दिन वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है। एक अटैक फोर्स में टोटल 10 हंटर्स होते हैं, जिनमें से 5 का डी रैंक होना लाजमी है। जिन्वू जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, उस अटैक टीम का लीडर जिसका नाम डॉन सुक होता है वो उसे वेलकम कहता है। जिन्वू से अपना नाम और अपना रैंक बताता है कि मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। वहीं पर 2 और भी हंटर खड़े होते हैं जो कि उसे देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं बॉस हमें इसके बारे में पता है, ये तो बहुत ही फेमस हंटर है। दूसरा उसे कहता है मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था इसका। दूसरा उसे कहता है सबसे वीक हंटर, और फिर वह दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। बॉस उनसे कहता है बस भी करो, हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि हमारी अटैक फोर्स के नंबर्स पूरे होने चाहिए। बॉस जिन्वू से कहता है जैसा कि मैंने तुम्हें फोन पर ही बता दिया था, ये एक सी रैंक की डंजन है और तुम एक ई रैंक के हंटर हो, इसलिए तुम्हें फाइट नहीं करनी, तुम्हें बस हमारा सामान उठाकर जाना है। हमारे पास अपने बंदे कम है, इसलिए तुम्हें ये फॉर्म फिल करना है। मैं इसके बदले तुम्हें 2 लाख युआन दूंगा। जिन्वू उन सब की तरफ देखता है और कहता है इनके पास 5 सी रैंक के हंटर्स हैं, जबकि 4 डी रैंक के हंटर्स हैं। साथ ही वो रूल के बारे में बताता है कि एक डंजन में अटैक फोर्स ले जाने का एक रूल है कि हमारे पास 10 लोग होने चाहिए, जिनमें से 5 कम से कम सी रैंक के होने चाहिए। उसी वक्त जिन्वू के पास एक डी रैंक का हंटर आता है और उससे कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों ही यहाँ पर सबसे वीक हैं। वो उसे कहता है मेरा नाम जिनहो है और मेरी उम्र 22 साल है, मैं एक डी रैंक का हंटर हूँ और मैं यहाँ पर डी रैंक्स में से सबसे कमजोर हंटर हूँ। लेकिन जिन्हो ने अपनी बॉडी पर बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स पहने होते हैं। जिन्वू इसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये किसी अमीर शख्स का बच्चा है। जिन्वू कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पर साइन कर देता है और बॉस से कहता है अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। बॉस उसे कहता है तुम्हें बस हमारा सामान उठाना है, इसमें हमारा खाना और बाकी की चीजें हैं, तुम इसे उठा लो। जिन्वू बॉस से कहता है क्या हम लोग अपने साथ हीलर नहीं लेकर जाएंगे। बॉस से कहता है नहीं, ये मेरी पर्सनल अटैक फोर्स है, इसलिए कोई भी हीलर हमारे साथ चलने को तैयार नहीं। वैसे भी हम लोग हमेशा ऐसे ही जाते हैं, अपने साथ हीलर नहीं लेकर जाते। जिन्वू उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से देखता है तो उसमें एक लाइन लिखी होती है कि अगर इस डंजन के अंदर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं इसकी जिम्मेदारी अपने बॉस पर नहीं डालूंगा। जिन्वू कहता है इनके पास तो कोई हीलर भी नहीं, इसलिए इस लाइन को मानना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी के हंटर्स बॉस से कहते हैं बॉस चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, वैसे भी हम सारे मॉन्स्टर्स को मार देने वाले हैं, इसलिए इन बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं। जिन्वू से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिन्वू उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है। फिर जिन्वू उनके बैग्स उठा लेता है। फिर वो सारे लोग डंजन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। बॉस उनको बताते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है।
इसलिए यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है। जिन्हो जिनवू से कहता है यहाँ पर जो बॉस था, जो काम करवा रहा था, उसने 9 करोड़ वॉन लिए और यहाँ से चला गया, ओवरसीज चला गया है। यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स और सारे फंडर्स जो कि इस बिल्डिंग को फंड कर रहे थे, वो सारे बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ चुके हैं। जिन्वू से कहता है लेकिन तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो? जिन्वू फिर से जिन्वू से कहता है ये दोनों बैग्स तो बहुत ज्यादा भारी होंगे, क्या तुम्हें मदद चाहिए? जिन्वू से कहता है कोई बात नहीं, मैं उन्हें उठा लूंगा। जिन्हो जिन्वू से कहता है क्या तुम हमेशा इसी तरह चुप रहते हो? जिन्वू से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम ही बस कुछ ज्यादा बोल रहे हो। जिन्हो हंसते हुए से कहता है क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? असल में लोग मुझे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, हंटर बनना मेरी एक हॉबी है। जिन्वू उसकी सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा पक रहा होता है। वो लोग डंजन के गेट के सामने पहुंच जाते हैं। बॉस उनसे कहते हैं हम लोग पहुंच गए। वो सारे कहते हैं इस डंजन का गेट तो नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ा है। बॉस का साथी उसे कहता है क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये एक सी रैंक की डंजन है? बॉस उसे कहता है हाँ मुझे पक्का पता है, गिल्ड वालों ने कंफर्म करके बताया है कि ये एक सी रैंक की डंजन है। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आते और जाते देखा है। जिन्हो डंजन के गेट को देखकर घबरा जाता है। जिन्वू से कहता है क्या तुम डंजन में पहली बार आए हो? जिन्वू से कहता है डंजन के गेट के साइज का बड़ा होना मैटर नहीं करता, गिल्ड वाले उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी पर डिसाइड करते हैं कि इस डंजन को कौन सा रैंक देना है। बी रैंक या उससे ऊपर की रैंक की डंजन्स को सिर्फ बड़े हंटर गिल्ड्स वाले ही सॉल्व करते हैं। लेकिन तुम्हें सही बात बताऊं तो मेरा भी ये पहली बार है, मैं अभी सी रैंक की डंजन में पहली बार जा रहा हूँ। बॉस उनसे कहते हैं चलो ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे पीछे आ जाओ। फिर वो सारे बॉस के पीछे उस डंजन के अंदर चले जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 7 का एंड होता है।